हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने सेल का फर्स्ट लेक्चर आपको बता दिया था जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ सेल के बारे में आपको बताया था। प्रोकैरियोट, मेसोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल अपन ने कंप्लीट कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट द यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में हमने बैक्टीरिया को कंप्लीटली उसके स्ट्रक्चर को हम कवर कर चुके हैं। टुडे वी विल गो फॉर द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हम बात करेंगे प्लांट सेल से स्टार्ट करेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में अगर मैं आपसे बात करूं प्लांट में, तो सबसे बाहर की कवरिंग क्या होती है? सेल वॉल। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू द सेल वॉल कुछ नॉर्मल पॉइंट्स उनको देख लेते हैं कि यूकैरियोट में हमें पढ़ना क्या क्या है। एंड यूकैरियोटिक सेल पजेसेस न्यूक्लियस, ये सब बात हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, यूकैरियोट्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर बात करें तो 4 किंगडम ऐसे हैं जिनमें यूकैरियोट्स को रखा गया है: प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स। It is a simple structure of a animal and a plant cell. ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ के बेसिस पर कुछ डिफरेंसेस की भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, कि प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है। जैसे प्लांट में और एनिमल में एक सबसे कॉमन डिफरेंस क्या है? प्लांट की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? सेल वॉल। जबकि एनिमल में सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इस तरह से काफी डिफरेंसेस हैं। सेंट्रियोल के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट के बेसिस पे भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं हम। जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे तो यूकैरियोटिक सेल में हम बाउंड्री को कवर करने के बाद किसकी बात करेंगे? डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें एक एक करके मैं आपकी यहाँ पर कवर करूंगी। स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसके अलावा मैं एक डायग्राम और आपको बता रही हूँ। ठीक है, एक सेल इधर है, जैसे ये एक सेल आपकी बना रखी है, एक सेल इस तरफ है, एक सेल इस तरफ है। ठीक है, तो इन दो सेल के बीच में ये जो लेयर है इसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट मिडिल लैमेला। ये दे रखा होगा आपका यहाँ पर भी, ये दिस इज कॉल्ड व्हाट? मिडिल लैमेला। सबसे बाहर की तरफ क्या है यहाँ पर? मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के बाद ये आपकी सेल दे रखी है, ये क्या है? ये है आपकी प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल, ये बीच का सबसे मोटा और रिजिड स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज योर सेकेंडरी वॉल। और सबसे अंदर का जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? टर्शरी वॉल। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ सेल वॉल। प्लांट में ये जो सेल वॉल है दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। तो सबसे बाहर की तरफ मैंने क्या कहा? मिडिल लैमेला। दिस मिडिल लैमेला इज एग्जैक्टली जैसे आप दो ईंट के बीच में सीमेंट लगाते हैं, ठीक वैसे यहां पर आपको मिडिल लैमेला देखने को मिलेगा। दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्लांट सीमेंट। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्लांट सीमेंट। एंड दिस इज मेड अप ऑफ व्हाट? दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, और इनमें से भी अमाउंट वाइज क्या ज्यादा होता है? कैल्शियम पेक्टेट इज मोर देन द मैग्नीशियम पेक्टेट। तो अगर आपको सिर्फ किसी एक को टिक करना होगा तो आप किसे टिक करेंगे? कैल्शियम पेक्टेट। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या बात करी? प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, टर्शरी वॉल। बाहर की तरफ क्या है? मिडिल लैमेला। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेल वॉल में आप सीक्वेंस बताएं तो आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे प्राइमरी वॉल सबसे बाहर है। जी नहीं, आप क्या बोलेंगे? सबसे बाहर की तरफ बोलेंगे मिडिल लैमेला, देन प्राइमरी, सेकेंडरी और फाइनली किसकी बात करेंगे? टर्शरी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लांट में ये जो सेल वॉल है this is a dead structure. Very important point, cell wall is a dead structure and this is permeable also. Very important point, it is permeable as well as a dead structure. क्योंकि क्या है? प्लांट को जो आउटर एनवायरमेंट है उसको फेस करना है, उससे फाइट करना है, वो मूव नहीं कर सकता, एडवर्स कंडीशन को फेस करना है। तो नेचर ने क्या किया? नेचर ने कहा कि ठीक है मैं इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को ही क्या कर देता हूँ? डेड कर देता हूँ, जिसकी वजह से ये आराम से सर्वाइव कर सके। तो सेल वॉल इज अ डेड स्ट्रक्चर, बट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखेंगे कि सेल वॉल इज अ परमिएबल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन नहीं, सेल वॉल इज अ परमिएबल स्ट्रक्चर। अब देखिएगा,
मैंने अभी जब आपको ये सेकेंडरी वॉल ड्रॉ किया था तो मैंने कहा कि सबसे थिक एंड रिजिड पार्ट है ये, ठीक है, थिक एंड रिजिड पार्ट। तो अगर सेल को बार बार डिवाइड करना है और अगर सेल को बार बार डिवाइड करने के लिए जो थिक और रिजिड पार्ट अगर वो बन गया तो क्या सेल के डिवीजन में हेल्प मिलेगी? जी नहीं, सेल के डिवीजन में प्रॉब्लम आएगी। तो एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ से बनता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल में कौन सा पार्ट है जो नहीं मिलेगा? दैट इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी वॉल, या सिंपल सिर्फ सेकेंडरी भी कह सकते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं, जो डिवाइडिंग सेल हैं, इन देम सेकेंडरी वॉल इज एब्सेंट। उनमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? प्राइमरी वॉल, क्योंकि प्राइमरी वॉल क्या है? प्राइमरी वॉल इतना रिजिड नहीं है, ठीक है, वो सब्सटेंसेस, वो रिजिड पार्ट नहीं है, तो सेल की ग्रोथ वगैरह जब तक हो रही है, बार बार डिवीजन फेज में चल रहा है, तब तक प्राइमरी वॉल रहेगा। लेकिन जब सेल परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी, तब उसमें किसका फॉर्मेशन होता है? सेकेंडरी वॉल का। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या एब्सेंट होगा, तो हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वॉल एब्सेंट होगी। यहीं पर डिफरेंट सब्सटेंसेस, सुबेरिन, लिग्निन, जो भी हम बात करते हैं, उनका डिपोजिशन भी इसी सेकेंडरी वॉल पर ही हम बात करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, दिस इज नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, फंगाई और प्लांट में मिलेगा। फंक्शन सेल टू सेल इंटरैक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, प्रिवेंट फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, चेक एंट्री ऑफ अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। अब हम कॉम्पोजिशन वाइज बात करें, यहां से सीधा सा सवाल पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल किसकी बनी है? एल्गी में सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टेन, मैनिन, मिनरल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्गी इज ऑल्सो प्लांट, बट एल्गी के और प्लांट के सेल वॉल में डिफरेंस है, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो प्लांट में सेल वॉल है, ये किसकी है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन एंड प्रोटीन की, जबकि यहाँ पर सेलुलोज, गैलेक्टेन, मैनिन, मिनरल। क्लियर? पेक्टिन यहाँ पर भी हमें मिलेगा। क्लियर? फंगाई, फंगाई में फंगाई में किसकी बनी होती है? इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। फंगाई में दिस इज मेड अप ऑफ काइटिन। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ये किसका पॉलीमर होता है? नाक का पॉलीमर होता है, एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन। अभी मैंने आपको बता दिया 4 लेयर है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड टर्शियरी वॉल। मिडिल लैमेला कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट, ग्लू टू नेबरिंग सेल, या इसी को हम क्या कह सकते हैं? प्लांट सीमेंट भी कह सकते हैं। क्लियर? प्राइमरी वॉल की बात करें तो ये सिर्फ किस में मिलेंगी? यंग सेल में मिलेगी, केपेबल ऑफ ग्रोथ होती है, डिमिनिशेस एज सेल मैच्योर। जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है इसकी आइडेंटिटी थोड़ी कम होती है और उसकी जगह पर कौन? प्राइमरी वॉल बनी रहेगी। ऐसा नहीं कि प्राइमरी वॉल गायब हो जाएगी, बट उसके साथ ही साथ क्या बनने लगेगी? सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड टुवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ सेल, मोस्ट रिजिड एंड थिक पार्ट। ध्यान रखना है, इट इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल। देखिएगा यहाँ पे क्रॉस लगा है, दिस क्रॉस मेंशंस कि इट इज एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्माटा। सपोज ये मेरा हाथ क्या है? एक प्लांट सेल है, ये दूसरा क्या है? ये दूसरा प्लांट सेल है। अब इनके बीच में यहाँ पे मिडिल लैमेला है, इनके बीच में सपोज ये पेन क्या है? एक तरह से मैंने ये मान लिया कि ये जो है ये पेन क्या है? एक मिडिल लैमेला है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि 2 प्लांट सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाने होते हैं जिससे कि उनके बीच में ट्रांसपोर्ट प्रॉपर चल सके। तो उस केस में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, एक सेल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दूसरे सेल में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये देखिएगा ये दोनों सेल एक दूसरे के साथ प्रॉपरली साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बना लेते हैं। दिस काइंड ऑफ साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द 2 प्लांट सेल, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में भी एक जगह पे बात करेंगे कि यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा मिलता है। स्ट्रक्चर दैट ट्रांसफर्स सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला। क्लियर है? अभी मैंने आपको दिखाया मिडिल लैमेला और सेल वॉल को ट्रांसफर करेगा। कनेक्ट साइटोप्लाज्म ऑफ 2 सेल, इट फॉर्म्स ऑफ डेस्मोटिब्यूल। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया, ये किसका बना होता है? डेस्मोटिब्यूल। डेस्मोटिब्यूल्स में आपको मेनली क्या दिखते हैं? ER वगैरह मेनली दिखते हैं। तो दिस प्लाज्मोडेस्माटा इज मेड अप ऑफ ER। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का जैसे मैंने अभी आपको बताया नेचर कैसा है, ये यूनिवर्सल होता है, ठीक है। तो अब समझिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली सेल मेम्ब्रेन दिखती कैसी है। सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ढेर सारी डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस, अपने अपने स्ट्रक्चर के पैटर्न दिए थे, बट द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है सिंगर एंड निकल्सन की फ्लूइड मोज़ैक थ्योरी। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी कौन सी है? सिंगर एंड निकल्सन की
फ्लूइड मोज़ैक थ्योरी। अब पहला सवाल कि ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्यों है? क्योंकि मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है? सिलेक्टिवली परमिएबल। और सिलेक्टिव परमिएबिलिटी को सबसे अच्छे से किसने एक्सप्लेन किया है? सिंगर एंड निकल्सन के फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ने। इसीलिए हम यहां पर किसकी बात करते हैं? सिंगर एंड निकल्सन के फ्लूइड मोज़ैक मॉडल की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको एक बार उसका स्ट्रक्चर बता के समझा देती हूँ कि एग्जैक्टली ये मेम्ब्रेन दिख कैसी रही है।
चलें, दिस इज व्हाट समझिएगा। सिंगर एंड निकलसन ने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था वो उन्होंने ऐसा ही बताया था। उन्होंने कहा कि लिपिड के मॉलिक्यूल्स की दो लेयर है। लिपिड के मॉलिक्यूल की एक लेयर ये और दूसरी लेयर ये, ठीक है। लिपिड के मॉलिक्यूल्स की दो लेयर है, तो दिस इज व्हाट लिपिड बाई लेयर, ठीक है। लिपिड के एक मॉलिक्यूल के पास दो पार्ट हैं, एक उसका हेड पार्ट है, दूसरा उसका टेल पार्ट है। क्लियर? लिपिड के मॉलिक्यूल के पास दो पार्ट है, एक उसका हेड पार्ट है, दूसरा उसका टेल पार्ट है। हेड पार्ट कैसा है? दिस इज पोलर या हाइड्रोफिलिक, जबकि टेल पार्ट कैसा है? नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक। ठीक है, लिपिड के मॉलिक्यूल के दो पार्ट है, एक उसका हेड पार्ट है, दूसरा उसका टेल पार्ट है। हेड पार्ट इज हाइड्रोफिलिक और टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। और जैसे मॉलिक्यूल जिनमें दोनों पार्ट मिल रहे हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों, इनको क्या कहते हैं? एम्फीपैथिक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आपको डिफरेंट रेफरेंस बुक्स में मिल सकता है कि किसको एम्फीपैथिक कहते हैं। आंसर जाता है लिपिड। मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो कैसा है? एम्फीपैथिक। उसका एक पार्ट कैसा है? पोलर, और दूसरा कैसा है? नॉन पोलर। अब समझिएगा, लिपिड के मॉलिक्यूल की दो लेयर है और दोनों लेयर का अरेंजमेंट देखिएगा, दोनों मॉलिक्यूल की टेल जो है वो एक दूसरे को फेस कर रही है। टेल एक दूसरे को फेस कर रही है जिससे कि ये एक्वस एनवायरनमेंट से हाइड्रोफोबिक पार्ट प्रोटेक्टेड है। वाटर वाला पार्ट बाहर की तरफ है, वाटर को रिपेल करने वाला पार्ट अंदर की तरफ है। तो हाइड्रोफोबिक पार्ट इज कंप्लीटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आते हैं, समझते हैं। तो ये जो फ्लूइड टर्म दिया गया है, यहाँ जो लिपिड है बेटा, वो लिपिड कैसा है? वो बहुत स्टेबल नहीं है, वो थोड़ा लचीला है, फ्लेक्सिबल है लिपिड। ठीक है, तो ये जो फ्लूइड टर्म है ये किसके लिए दिया गया है? लिपिड के लिए दिया गया है। यहाँ पर फ्लूइड का मतलब वो पानी की तरह बहने से नहीं है, यहाँ पर इलास्टिसिटी से मतलब है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब है। तो यहां पर ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल हैं ये कैसे हैं? फ्लेक्सिबल हैं या इलास्टिक है। मोज़ेक का मतलब होता है अनइवन तरीके से डिस्पर्स्ड होना। तो यहां पर जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं वो अनइवन तरीके से बिखरे हुए हैं। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर के बीच बीच में है और कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन या लिपिड बाइलेयर के बाहर की तरफ हैं। बाहर की तरफ आउटर साइड में भी, सेल वॉल या आउटर एनवायरनमेंट की तरफ, या दूसरा साइटोप्लाज्म की तरफ भी है। तो अब समझिएगा, वो लिपिड के मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन में कहीं बीच बीच में है, उन्हें क्या बोला अपन ने? उन्हें अपन ने बोला इंट्रिंसिक प्रोटीन। जो मेम्ब्रेन के बीच बीच में उन्हें क्या बोला? इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो बाहर की तरफ है, चाहे वो बाहर की तरफ हो चाहे वो साइटोप्लाज्म की तरफ हो, उन्हें क्या बोला? उन्हें अपन ने बोला एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। अब समझिएगा, एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है, एनसीईआरटी ने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। जिस प्रोटीन के मॉलिक्यूल को हम आराम से निकाल लेंगे उसे क्या बोल दिया उन्होंने? एक्सट्रिंसिक। और जिसको हम आराम से नहीं निकाल पाएंगे उसे क्या बोला उन्होंने? इंट्रिंसिक। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लिपिड बाइलेयर के बीच में कहीं फंसा नहीं है उसे आराम से निकाल लेंगे। तो बाहर की तरफ वाले को एक्सट्रिंसिक बोला और अंदर जो है लिपिड बाइलेयर के, उन्हें क्या बोला? इंट्रिंसिक प्रोटीन। अमाउंट वाइज बात करेंगे तो इंट्रिंसिक प्रोटीन कितना है? 70% और एक्सट्रिंसिक कितना है? 30%। क्लियर है? आप समझिएगा, ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं ये अलग अलग तरह के। तो मोज़ेक टर्म किसके लिए दिया गया है? प्रोटीन के लिए। क्लियर? अब देखिएगा, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल भी है, तो जो सिंपल मेम्ब्रेन के बीच में कहीं पर है ये तो सिंपल इंट्रिंसिक है, बाहर की तरफ एक्सट्रिंसिक है। बट कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल इस तरह से लगे होते हैं कि वो एक टनल का फॉर्मेशन करते हैं। देखिएगा, ये प्रोटीन के बीच में एक टनल बन रहा है, तो दिस इज व्हाट? टनल प्रोटीन। इनको ट्रांसमेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन अलग से भी दिखाया तो मैंने इनको सिर्फ टनल प्रोटीन की तरह रिप्रेजेंट किया है। कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल इतने बड़े होते हैं कि वो मेम्ब्रेन में बाहर से शुरू होके अंदर तक आते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन को, लिपिड बाइलेयर को वो पूरी तरह से ट्रांसवर्सली क्रॉस करते हैं। दीज आर व्हाट? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। क्लियर? तो दिस ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन एंड टनल प्रोटीन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्लियर? अब समझिएगा, मैंने यहाँ पर एक और लिखा है स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। इन द केस ऑफ आरबीसी,
इन द केस ऑफ आरबीसी। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से एक और स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन साइटोप्लाज्म में हैंगिंग कंडीशन में मिलती है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, साइटोप्लाज्म में हैंगिंग कंडीशन में मिलती है एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्पेक्ट्रिन प्रोटीन। अब मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मेम्ब्रेन जो है, ये जो लिपिड है, ये फ्लूइडी है नेचर में, ठीक है, बहुत स्टेबल नहीं है। तो यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक और कॉम्प्लेक्स बीच बीच में देखने को मिलता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है, ये आपको पता है। हमको क्या बोला जाता है? लो कोलेस्ट्रॉल वाले खाने खाइए, क्योंकि आपकी बॉडी में वो डिपॉजिट हो रहा है, क्योंकि ये बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? तो ये क्या करता है? ये भी मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ लगे हैं, उनसे ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? दे हेल्प इन सेल रिकॉग्निशन, ये सेल को पहचानने में मदद करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बाहर की तरफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन से जुड़े होंगे और ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। अब समझिएगा, अब देखिएगा, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या है अमाउंट वाइज। आप ये डायग्राम देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा क्या है? लिपिड। जी नहीं, सबसे ज्यादा अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो कॉम्पोजिशन वाइज अगर मैं बोलूं तो सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन। सबसे ज्यादा क्या है? प्रोटीन। उससे कम क्या है? लिपिड। मेजर पोर्शन इज व्हाट? लिपिड एंड प्रोटीन। दिस लिपिड इज व्हाट? फॉस्फोलिपिड। दिस इज व्हाट? फॉस्फोलिपिड। ट्राइग्लिसराइड के लिपिड है, ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, ठीक है। और सबसे कम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे कम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब आप पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या है? प्रोटीन और लिपिड तो दिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट कहां पर है? दिस इज ग्लाइको, इट मींस ग्लाइकोजन। ग्लाइको मींस ग्लाइकोजन। तो ये जो 1 से 2% ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमें क्या मिल रहा है? carbohydrate, which is present towards the outer side of the membrane. So this is the structure of a fluid mosaic model which is given by Singer and Nicholson. Fluid term is for the lipid and mosaic is for the protein molecule. आप देखते हैं सेल मेम्ब्रेन कहां पर है? प्रोकैरियोट में भी है, यूकैरियोट में भी है। स्ट्रक्चर अब आपको क्लियर होगा। लिविंग एंड एक्चुअली सेमी परमिएबल से बेटर है हम यहां पर क्या लिखें? सिलेक्टिवली परमिएबल। ये मैंने यहां पर इसीलिए सेमी लिखा था कि मैं आपको यहां पर ये लिखकर बता सकूं कि ये कैसी होती है। दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल। कॉम्पोजिशन मेनली क्या है? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ह्यूमन आरबीसी में अगर अमाउंट वाइज बात करें तो 52% प्रोटीन है, 40% लिपिड है एंड 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट बात करते हैं लिपिड के बारे में। अभी मैंने आपको सारी बातें बता दी है। मेजर फॉस्फोलिपिड है, बाइलेयर अरेंज्ड होता है यहाँ पर। पोलर हाइड्रोफिलिक हेड टुवर्ड्स आउटसाइड होते हैं, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टुवर्ड्स इनसाइड होते हैं। कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। प्रोटीन डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन दो तरह की बात करेंगे, इंटीग्रल और पेरिफेरल, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, दैट इज इंटीग्रल, एंड पेरिफेरल on the surface of the membrane, both the surfaces. Carbohydrate, oligosaccharide present on the outer surface of the membrane, जो अभी अपन ने देखा था ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकल्सन ने, जिसका स्ट्रक्चर अभी अपन ने देखा है 1972 में दिया था। मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड नहीं, ओनली नॉट मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड, मोस्ट एक्सेप्टेड, ये ही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है। अकॉर्डिंग टू इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन आर प्रेजेंट इन अ मोज़ैक पैटर्न, ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। अगर आपने कभी देखा हो कोई मूवी में या कहीं पर भी, तो जो प्रोटीन के
बर्फ के टुकड़े होते हैं पोलर एरिया में या सी में, जो बर्फ के टुकड़े होते हैं जिस तरह से पानी में तैरते रहते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर कौन तैरता रहता है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल लिपिड की सी में तैर रहे हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्वासी फ्लूइड है नेचर में, मैंने अभी क्या कहा, बिल्कुल ये स्टेबल नहीं है, क्वासी फ्लूइड इन नेचर है ऑफ लिपिड, इनेबल्स प्रोटीन लेटरल मूवमेंट ओवरऑल इन द बाइलेयर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है, एनसीईआरटी की लाइन से है, आपसे सीधे से पूछा था, मेम्ब्रेन की इलास्टिसिटी या परमिएबिलिटी या फ्लूइडिटी कैसे मेजर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल। प्रोटीन के मॉलिक्यूल जितने ईजिली मूव करेंगे मेम्ब्रेन उतनी इलास्टिक है, और जितनी डिफिकल्टी से मूव करेंगे उतनी कम इलास्टिक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये आपका जो मैंने भी आपको सारी बातें बता दी हैं वो ही यहाँ पर दे रखी हैं, कुछ भी ऐसा अपना नया नहीं है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल ग्रोथ, क्योंकि ये इलास्टिक, सेल को इलास्टिक, सेल मेम्ब्रेन को इलास्टिक बनाने के पीछे रीजन ही नेचर का क्या था, क्योंकि सेल को ग्रोथ करना है। अगर वो कवरिंग रिजिड हो गई तो सेल ग्रोथ नहीं कर पाएगी, सेल के बीच में कनेक्शंस नहीं बन पाएंगे। क्लियर? तो सेल ग्रोथ, इंटरसेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, एक्ट एज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको आगे ये बात बताई है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में, यहाँ पर ही मेम्ब्रेन के साथ साथ मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया है, और यही परमिएबिलिटी फिर से इन्होंने आगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में भी एक्सप्लेन करी है। मतलब एक ही टॉपिक को दो जगह दे रखा है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सवाल आने की पॉसिबिलिटी नीट में काफी ज्यादा है। अब समझिएगा, मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसफर होने के 3 तरीके हैं हमारे पास। मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी सब्सटेंस के ट्रांसफर होने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक हम बात करते हैं सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, और तीसरा है, नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और एक लास्ट हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। समझिएगा, ये तीनों तरह के ट्रांसपोर्ट नेचर में कैसे हैं, पैसिव हैं, और ये ट्रांसपोर्ट नाम से ही समझ में आ रहा है ये कैसा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। क्लियर? सिंपल डिफ्यूजन मेनली हम गैसेस के केस में बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं? गैसेस के। लेकिन जब हम सॉल्वेंट वगैरह की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? ऑस्मोसिस की बात करेंगे। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क्स इन द फेवर ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। दैट इज वाई दिस इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। यहाँ एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब भी मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो वो खुद पे खुद जा सकता है, वहां आपको किसी एक्स्ट्रा एनर्जी को देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दिस इज व्हाट सिंपल डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसा है? कंसंट्रेशन के फेवर में बात हो रही है। तो मॉलिक्यूल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा बिना किसी एनर्जी को खर्च किए। आप समझना इसमें और इसमें क्या फर्क है। इन दोनों में देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ प्रोटीन। यहां पर प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है, बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन की मदद से होगा। आई बात समझ में?
इन दोनों में और इसमें डिफरेंस सिर्फ किसका है, प्रोटीन का। बाकी दोनों कंसंट्रेशन के फेवर में काम कर रहे हैं। यहां पर सब्सटेंस का मूवमेंट डायरेक्ट नहीं हो सकता है, इनके मूवमेंट के लिए कोई प्रोटीन चाहिए होगा। नाउ व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम एटीपी खर्च करेंगे, एटीपी के यूज करने के बाद ट्रांसपोर्ट होगा। क्यों एटीपी खर्च करना पड़ रहा है? बिकॉज हियर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस अगेंस्ट concentration gradient. That is why we have to expand ATP during the transfer of a molecule. And another very important point, this active transport is also done with the help of protein. This cannot be done without protein. Active and facilitated both are done by the protein molecules. Clear है? But these two are independent of protein. आई बात समझ में? ये सिंपली कंसंट्रेशन के फेवर में काम कर लेंगे, हाई से लो में मूवमेंट हो जाता है। बट फैसिलिटेटेड में सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के, ये सब्सटेंस को मूव कराने के लिए एक प्रोटीन बीच में आएगा, वो मूव कराएगा बिना एनर्जी खर्च किए हाई से लो में। एक्टिव में एटीपी खर्च होती है पर और अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंस का मूवमेंट होगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। क्लियर है? तो ये तीनों चीजें यहीं पर हमें मेंशन करी हुई है। देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल है मेम्ब्रेन का। मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, ट्रांसपोर्ट अकर बाय विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी और विद यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तो वो जहां एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, दूसरी वो जहां एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो रही है। एनर्जी यूटिलाइज नहीं होगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अभी मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूल मूव विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और इन द फेवर ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स। सिंपल डिफ्यूजन, ये किसके लिए होता है, न्यूट्रल सोल्यूट के लिए होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस पानी के लिए है, अभी मैंने आपसे कहा था सॉल्वेंट के लिए है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पोलर मॉलिक्यूल्स कांट क्रॉस लिपिड बाइलेयर, नीड अ कैरियर प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको क्या चाहिए, कैरियर प्रोटीन चाहिए। इसीलिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। With the utilization of energy, active transport करेंगे। A few ion move with the utilization of energy against concentration। यहाँ पर ध्यान रखना है against concentration through pumps। यहाँ पर पंप्स की बात करते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप, ये आप अपने नर्व कंडक्शन के टाइम में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। फिर ये आपको एक सिंपल सा डायग्राम बना रखा है, बहुत डिफिकल्ट नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल डिफ्यूजन में देखिएगा कंसंट्रेशन के, इधर आपको हाई कंसंट्रेशन है, इधर लो कंसंट्रेशन है। फैसिलिटेटेड में हाई कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन है। यहाँ पर देखिएगा प्रोटीन के मॉलिक्यूल की मदद से सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर सिंपल कोई प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है, अपने आप हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस मूव कर रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे लो या हाई दोनों हो सकता है, इधर भी लो या हाई हो सकता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, एटीपी यहाँ पर खर्च होगी और मूवमेंट हमेशा किधर से होगा, लो से हाई की तरफ होगा। अगर इधर लो है उस केस में इधर हाई होगा, अगर इधर हाई है तो उस केस में इधर लो होगा, बट उस केस में अगर इधर लो है तो इधर से इधर सब्सटेंस का ट्रांसफर होगा, और अगर इधर लो है तो उस केस में इधर से इधर सब्सटेंस का ट्रांसफर होगा विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और यहाँ पर भी प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये आपका ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट वाला एक पॉइंट है जो मैंने यहाँ पर ऐसे मेंशन कर दिया जिससे कि आपको थोड़ा सा याद रखे। रिक्वायर्स स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या सिंपल डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है? नहीं है, देखिएगा नो। बाकी दोनों में है कि नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। हाईली सेलेक्टिव, समझिएगा, जब जब प्रोटीन मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होगा उस तरह का जो सब्सटेंस का ट्रांसफर होगा वो बहुत सिलेक्टिव हो जाता है। सिलेक्टिव कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ। सपोज ये मेम्ब्रेन में ये वाला जो प्रोटीन है, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। सपोज मेम्ब्रेन में जो ये वाला प्रोटीन है,
ये इस मॉलिक्यूल को समझिएगा, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे मेम्ब्रेन में ये जो प्रोटीन है, ये ग्रीन कलर का जो प्रोटीन है, ये इस ब्लू को ट्रांसफर करता है। सपोज ये सिर्फ और सिर्फ इस ब्लू को ट्रांसफर करता है। इस ब्लू के लिए इसके पास में कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जिससे ये इस ब्लू को अटैच करता है और ये कन्फर्मेशनल चेंजेस दिखाता है और इस ब्लू को अंदर सेल में छोड़ देता है। पूरा रोटेट होगा, छोड़ देगा, ठीक है, अंदर लेकर आएगा। समझिएगा। अब सपोज सेल को ये व्हाइट वाला सब्सटेंस चाहिए, सपोज सेल को ये व्हाइट वाला सब्सटेंस चाहिए, अगर नहीं मिला तो सेल मर जाएगी, अगर नहीं मिला तो सेल मर जाएगी। क्या उस केस में, और ये व्हाइट वाला सब्सटेंस जो है, इसका जो ट्रांसपोर्टर है, सपोज वो मेम्ब्रेन में नहीं है, कुछ भी मान लो, खराब हो गया, कुछ भी मान लो, अभी सैचुरेशन चल रहा है, कुछ भी, ये सारे पॉइंट्स मैं आपसे आगे बात करूंगी, ठीक है। पर ये व्हाइट वाला सब्सटेंस सेल को चाहिए, वरना सेल मर जाएगी, ठीक है। सिंपल ये व्हाइट वाला सब्सटेंस नहीं मूव कर सकता, इसके लिए प्रोटीन चाहिए अपने को। तो क्या उस केस में ये ग्रीन वाला सब्सटेंस इस व्हाइट को मूवमेंट दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। ये कुछ भी हो जाए, हर केस में ये हमेशा ब्लू वाले सब्सटेंस को ही मूवमेंट में हेल्प करेगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक इन नेचर। क्लियर? यानी कि जो पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन जिस सब्सटेंस को मूवमेंट कराता है, वो हर केस में सिर्फ उसी सब्सटेंस को मूवमेंट कराएगा। सॉरी, कभी किसी दूसरे सब्सटेंस का मूवमेंट नहीं कराएगा। तो हाईली सिलेक्टिव कहां पर होगा? जहां प्रोटीन इन्वॉल्व होगा। तो ये वाला फैसिलिटेटेड और एक्टिव दोनों कैसे हो जाएंगे? हाईली सिलेक्टिव। सिंपल डिफ्यूजन हाईली सिलेक्टिव नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, इसकी बात मैं आपसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में करूंगी, बस यहां पर देख लीजिए। अगेन ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन की बात भी वहीं पर करेंगे जहां प्रोटीन इन्वॉल्व होगा। अपहिल ट्रांसपोर्ट, जब जब कोई मॉलिक्यूल अपनी लो से हाई की तरफ मूव करता है, इसे अपहिल कहते हैं। अगर हाई से लो की तरफ जाएगा तो इसे डाउनहिल कहेंगे। हाई से लो की तरफ कहां जाता है? सिंपल डिफ्यूजन में बात करें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में बात करें या ऑस्मोसिस में बात करें, इसमें मूवमेंट कहां पे है? उसमें मूवमेंट है हाई से लो की तरफ। तो ये क्या हो गया? डाउनहिल। इसका उल्टा लो से हाई कैसा है? अपहिल। तो ये दोनों सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, ये अपहिल है नहीं है, नो लिखा है। अपहिल क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। रिक्वायर्स एटीपी, अभी अपन ने बात करी, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पर हमारा सेल बायोलॉजी का सेकंड लेक्चर खत्म होता है, जहाँ पर हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन कवर कर लिया। सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, क्योंकि यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट वाले भी और कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है? सबसे एक्सेप्टेड मॉडल से ही क्वेश्चन आएगा। पहले हमको बहुत सारे मॉडल्स पढ़ने पड़ते थे, जो एक्सेप्टेड नहीं है, जो रिजेक्ट हो गए हैं, वो भी पढ़ने होते थे। बट अब हमें जो नॉन एक्सेप्टेड मॉडल है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगर एंड निकलसन का मॉडल पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। थर्ड लेक्चर में मैं आपसे वापस मिलूंगी। थैंक यू वेरी मच।